हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पॉलिटी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी हमारे पीडीएफ्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही में एक हमारी नई पीडीएफ है पॉलिटी की जो हमने अभी लॉन्च की है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि इन विच आर्टिकल it is mentioned that it is the duty of every Indian citizen to give up bad practices for the respect of women। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाएं होती हैं उनका त्याग करना ये हर एक जो भारतीय नागरिक है उसका कर्तव्य है। तो देखिए, कर्तव्य आ गया। अब हमारे भारतीय संविधान में कर्तव्यों की बात कहाँ पर हुई है, यानी हमारे संविधान में ड्यूटीज़ की बात हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और ये किसके रिकमेंडेशन से जुड़ी थी, मैंने आपको कई बार बताया, स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके कहने पर ही ये हमने अपने संविधान में जोड़ा था। शुरुआत में हमारे पास टोटल 10 जो है मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51A और पार्ट है इसका 4th A। तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कर्तव्य कहाँ लिखा हुआ है, तो ये है अनुच्छेद 51 का A। और जब आप 51 का ए पढ़ोगे ना तो उसमें 11 प्रोविज़न है आपके, लाइक ABCD इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट में इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। किस चीज़ के बारे में, कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है। अगर प्रॉपर पॉइंट को मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से लिखा है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बीच जो सामंजस्य है और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, और उसी के आगे लिखा है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान रखना कि ये कहाँ पर लिखा गया है। तो ये है अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51A इसका सही आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है एकमात्र राज्य गोवा जहाँ पर ये लागू होता है। आर्टिकल 14 की बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में बात करता है। और 21 का जो ए है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री ये कौन थी, यानी कि हु वॉज द फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेस दैट इज नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू दी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो नरगिस दत्त थी वो हमारी पहली फिल्म अभिनेत्री थी जो कि नामित हुई थी राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, वैजयंती माला की बात करें तो ये चेन्नई की तरफ से लोकसभा में मतलब इन्होंने चुनाव लड़ा था। हेमा मालिनी की बात करें तो रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है वहाँ से ये सांसद है। वही अगर बात करें जयललिता की तो ये तमिलनाडु से राज्यसभा की सदस्य रही हुई है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका था। तो देखिए, ये स्टेटमेंट है। कई बार पॉलिटी में जो है ना इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसी एक पर्सन ने आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दी तो आपसे पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि है KT शाह, KM मुंशी, GV मावलंकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए, ये कथन ये कहा गया था KT शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि KT शाह ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी कि DPSP हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसको जो है अदा करता है। तो ये कहा था KT शाह ने। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, KM मुंशी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, देखिए हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए एक सभा बनी थी यानी कि एक असेंबली बनी थी जिसको कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज़ थी
जिनका अपना अलग अलग कार्य था। उन्हीं कमेटी में एक सबसे टॉप की कमेटी थी जिसको बोलते थे प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जितनी भी कमेटीज़ थी ये अपनी रिपोर्ट आगे ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट करती थी, जिसको हेड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो इसी प्रारूप समिति में और सदस्य थे, उसी में KM मुंशी का नाम आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। GV मावलंकर की बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष ये कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि GV मावलंकर लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कहा गया था KT शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनके चुनाव के लिए एक अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें पूरा कैसे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चे बहुत बार इसमें अपनी क्लैरिटी नहीं लेके आते। तो मैं ट्राई करूँगी बहुत सिंपल शब्दों में कि आपको ये समझा पाऊँ कि राष्ट्रपति का चुनाव ये होता कैसे है। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि राष्ट्रपति को आखिरकार कैसे चुना जाता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में मतदान कौन करता है। तो देखिए, उनके चुनाव में मतदान जो है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सभी मेंबर्स जो है ना वो निर्वाचित है, यानी कि इलेक्टेड है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कई बार एग्जाम में बोल देंगे आपको कि नामांकित सदस्य ऑफ राज्यसभा, तो वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, मैंने अगेन आपको बताया कि पूरी एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सब चीज़ डिस्कस करूँगी कैसे हम राष्ट्रपति को चुनते हैं और ये किस तरीके से निर्वाचन होता है। इनडायरेक्ट वोटिंग, यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ चुनाव से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की गई है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो कि उसके अपॉइंटमेंट से 5 वर्ष तक के लिए होता है, 57 में पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता और 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता, इन सब के बारे में बात की गई है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो मूल कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये किसकी अनुशंसा पर हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने बताया था 51A इसका आर्टिकल है, पार्ट 4A में है, और ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी और उसी के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। शुरुआत में ये 10 थे, उसके बाद एक और जोड़ा गया था, तो अभी हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यानी कि जो इंस्पिरेशन थी मौलिक कर्तव्यों की, ये हमने कहाँ से ली है, तो ये ली गई है USSR से, यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिलहाल हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। इन ब्रीफ अगर मैं बताऊं तो 11 मौलिक कर्तव्य जैसे कि संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है, हमारे देश की जो अखंडता है, जो सॉवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, तो उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, एक भाईचारे के साथ हमें आपस में रहना है, समग्र संस्कृति का संरक्षण करना। कई बार आपने किसी मॉन्यूमेंट पे आपने विजिट किया होगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स को पूरा ख़राब कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं उस पर आके। तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारी संस्कृति का हमें संरक्षण करना है, साथ ही में जो पर्यावरण है उसका भी हमें संरक्षण करना है,
और एक वैज्ञानिक स्वभाव यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको डेवलप करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने, वही पब्लिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टेचूज़ होते हैं, हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसको लोग बाग ख़राब कर देते हैं, कुछ भी लिख जाते हैं उस पर, ठीक है। और साथ ही में सभी माता पिता की ये एक ड्यूटी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो स्कूल में भेजें। तो ये सभी उनके कुछ कर्तव्य हैं। इस तरीके से आपके टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो आपके संविधान के आर्टिकल 51A में लिखी गई हैं। फिर मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार की बात करें जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिंपल कहते हैं बाल श्रम निषेध है, यानी कि जो बच्चे हैं वो किसी भी खान में, किसी भी ऐसे जगह काम नहीं कर पाएंगे जो उनकी सेहत के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए आर्टिकल 17, तो इसमें बात की गई है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 19 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 18 की बात करें तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल यानी कि उपाधियों के अंत की यहाँ पर बात की गई है। तो ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर है कि भारतीय संविधान में जो 11वें मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था? तो देखिए जो 11वां मूल कर्तव्य था हमारे संविधान में, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के तहत बात की गई थी 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना कंपलसरी होगा। ये एक मौलिक मॉरल ड्यूटी है हर एक माता पिता की, उसके बारे में ये बात की गई है। और कब जोड़ा था? 2002 में। मूल कर्तव्य ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंस्पिरेशन फ्रॉम USSR। टोटल 11 हैं, पहले 10 हुआ करते थे, ये बाद में जोड़ा। कमेटी कौन सी थी जिसकी अनुशंसा पर जोड़ा था? स्वर्ण सिंह समिति। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 42nd में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यानी कि लघु संविधान कहते हैं। और इसमें जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 3 शब्दों को जोड़ा था जो कि थे आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और साथ में अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी हो गया, सेक्युलर होगा और सोशलिस्ट, ये शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। 69th की बात करें तो 2 नए आर्टिकल जो कि 239AA और 239AB और साथ ही में जो दिल्ली है हमारी यूनियन टेरिटरी, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 36 की बात करें तो जो सिक्किम राज्य है हमारा, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद जो आपका 79 है उसके अनुसार संसद के 3 घटक ये कौन से हैं? तो देखिए जो आर्टिकल 79 है उसके अनुसार जो हमारे संसद के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इसको निम्न हाउस या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा इसको अपर हाउस या फिर उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो आर्टिकल के लिए, सरला 79, 80 और 81, यानी कि संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और ल से लोकसभा ये है 81 में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि जो भारत की संसद है वो एक द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन जो कि राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, उससे ये मिलकर बनी होती है। और राष्ट्रपति इसका एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंपोनेंट होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये मैं भी इसका आंसर बता देती हूँ, पूरी डिटेल वीडियो में लेके आऊँगी क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे कितने लोगों उसमें मतलब सपोर्ट चाहिए होता है या कैसे। तो इसका भी आपको आंसर ध्यान रखना है। आंसर होगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो देखिए मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये किस पर लागू होती है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये लागू होती है केवल देश के नागरिकों पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो देश के नागरिक होते हैं उन पर लागू होती है हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो। मौलिक कर्तव्य मैं आपको बता चुकी हूँ, USSR से लिए हैं, आर्टिकल 51 का ए पार्ट 4 ए ये इसमें लिखे गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी
अनुशंसा पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य आपको क्या बताते हैं? मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों में अनुशासन और देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं। साथ ही में हर एक नागरिक को ये एहसास भी दिलाते हैं कि राष्ट्र के प्रति उनके भी कुछ मतलब उत्तरदायित्व उनका बनता है कि वो भी राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना कुछ पार्टिसिपेशन कर सकें, ठीक है। तो ये आपको सभी इसमें ध्यान रखना है। और एज एन एस्पिरेंट हो या एज एन स्टूडेंट या एज एन इंडियन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं हमें उनको अच्छे से एप्लीकेबल करना है, यानी कि जो भी उसमें ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको हमें अच्छे से उनका पालन करना है, ठीक है। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो ये जो अधिकार मिला हुआ है ये मिला गया है उनको अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं दो ऑप्शन में, 42nd में और 44 में। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पहले तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए अनुच्छेद 74 यानी कि आर्टिकल नंबर 74, इसमें बात की गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा है कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगी, ठीक है। तो एक संशोधन हुआ था 42वां, उस संशोधन से पहले जो अनुच्छेद 74 का ए था उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद होगी वो अपने कर्तव्यों के पालन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दे सकती है। लेकिन उस टाइम पे ये मिथ था या एक भ्रम था या आप कह सकते हो कि डाउट था कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी या नहीं। तो यहाँ पे डाउट था तो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में, तो इसमें इस सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब देखो 42वें संविधान संशोधन से पहले तो ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह दे सकती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी या नहीं इस पे डाउट था। संशोधन हुआ तो ये कह दिया कि बाध्यकारी होगी। लेकिन उसके बाद फिर से एक संविधान संशोधन हुआ 44वां जो कि 1978 में हुआ था। तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पहले सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दोबारा वही सलाह भेजते हैं तो उन्हें वो स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा राष्ट्रपति ने कोई एडवाइस मांगी, वो मिली उनको, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आई तो उन्होंने वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज दिया। लेकिन मंत्रिपरिषद ने वापस से वही चीज़ अगर उनको वापस से बोल दी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसको बाध्यकारी होगा कि वो उस जो सलाह है उसको मानना उनको पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 44। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, दोनों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि तहलका कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आयोग इसका गठन किया गया? तो तहलका कांड के लिए जिस आयोग का गठन किया गया वो था वेंकट स्वामी आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्हीं की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे के वेंकट स्वामी उसकी अध्यक्षता में इस जांच को आगे बढ़ाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो नानावती जो थे ये बेसिकली जो गुजरात में दंगे हुए थे उससे रिलेटेड हैं। और श्री कृष्ण आयोग तो ये जो बॉम्बे में जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसका जो है गठन किया था। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है कि प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के जनता के पास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें शुरुआत ही किससे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है? पीपल से हुई है। पीपल कहाँ के? भारत के, यानी कि इंडिया के। तो यहीं इससे कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी शक्ति है प्रस्तावना के अनुसार वो निहित है किस में? पब्लिक में, पीपल में, भारत के लोगों में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर संघ ना पूछ के आपसे राज्य पूछ ले तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर संघ की बात होती है तो प्रेसिडेंट होगा, अगर राज्य की बात होती है तो आंसर राज्यपाल होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है।
और ये जो भारतीय संविधान में जो ये लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ये है भाग नंबर किस में, 14 में, और आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है, या पूर्व नाम आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो पूर्ण नाम था ये है आपका पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने खुद एग्जाम में देखा है, तो इसको याद करना, स्टार मार्क लगा दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। अब बात आई है विश्व बैंक की। तो देखिए विश्व बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये है वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ पर है, USA में है, USA की कैपिटल है। और जिसकी स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स करके, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में। और अभी के जो इसके प्रेसिडेंट है वो भारतीय मूल के हैं, नाम है उनका अजय बंगा। ये भी आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति हुई है और जो G20 समिट है वहाँ पर इनको इन्वाइट भी किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और G20 से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न रहेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है, और जल्दी ही इसके ऊपर भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपके लिए अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक से। नेक्स्ट है वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका मासिक वेतन कितना होता है। तो अभी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका मासिक वेतन ये है 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन ये है 5 लाख। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका है 4 लाख। अगर हम बात करें भारत के जो गवर्नर हैं किसी भी राज्य के, तो इनका है 3.5 लाख। और भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका है 2.8 लाख। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन के जो आंदोलन है उनसे रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि VV गिरी, जिनका पूरा नाम है वहरा वेंकट गिरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि जो वहरा गिरी वेंकट गिरी थे, तो इनका जो संबंध था ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से था, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे करियर में जो भारत में श्रमिक और श्रमिक संघ आंदोलन है वो उससे हमेशा से जुड़े रहे। तो आप कह सकते हो कि इनका जो करियर था वो इन्हीं के ही रिलेशन से था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो अभी इनको रिसेंटली क्या 2020 में इनकी डेथ हुई है, तो इन्हें भारत रत्न भी मिला था। हमारे देश के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम की बात करें, इनको कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भी हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस के लिए सही बैठती है। तो वह राष्ट्र का नेतृत्व तो करता है लेकिन प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये जो उक्ति है ये सही बैठती है भारत के राष्ट्रपति को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। पूरी की पूरी जो वास्तविक पावर है, जो संचालन है, वह प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद का होता है। और वो लोग किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होते हैं लोकसभा के लिए। और तो ये याद रखिएगा, तो ये सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया भी VV गिरी के बारे में, ट्रेड यूनियन से इनका संबंध था। पहले मुस्लिम ये जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो ये हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते थे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से क्या, ये फोटो यहाँ पर गलत है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है। तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पर दी गई है न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के लिए कितना चाहिए होता है 35 वर्ष, और प्राइम मिनिस्टर के लिए चाहिए होती है कितनी 25 वर्ष। तो दोनों याद रखिएगा। टेन्योर 8 वर्ष का ना होकर कितना होता है 5 साल का होता है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और महाभियोग के द्वारा इनको हटा सकते हैं। तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है, और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 61 में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी कि कार्यकाल 8 वर्ष का ना होकर 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी मैंने बताया पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोई प्रेसिडेंट आपके बने हुए हैं और अपने बीच के टेन्योर में ही वो छोड़ देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है और उपराष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के बाद 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन कराने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि 6 महीने जब आपने उसके बीच में इलेक्शन कराया, अगर कोई नया प्रेसिडेंट बनकर आता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो बचे हुए टेन्योर के लिए आएगा, वो पूरे 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जैसे हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं 5 साल के लिए अपॉइंट की गई हैं, लेकिन किसी कारणवश वो 5 साल पूरे न करके बीच में 3 साल अपने कंप्लीट करती हैं और 2 साल रहते हैं, उससे पहले ही वो अपने पद को त्याग देती हैं। तो नया कोई प्रेसिडेंट बनकर आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 साल के लिए चुना जाएगा, वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा जिस दिन से वो अपॉइंट हुआ है। ठीक है, यानी कि पद जिस दिन उन्होंने ग्रहण किया है उससे लेके 5 वर्ष तक के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद है कि भारत के किस राष्ट्रपति को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं? तो भारत के मिसाइल मैन ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कौन नहीं जानता, इनको क्या कहते हैं, हमारे देश के मिसाइल मैन इनको कहते हैं। और जो भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, जो कि था पोखरण से पोखरण 2, ठीक है, तो उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। और इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इन शॉर्ट इनको कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं और हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट ये रहे हैं। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये इसरो और DRDO यहाँ पर इन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो हमारे देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट ये प्रतिभा पाटिल थी। और अभी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ये थे जाकिर हुसैन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम सामान्य चुनाव भारत में ये कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52। ऑप्शन नंबर जो सी है आपको यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत में जो सबसे पहले सामान्य चुनाव हुए थे ये हुए थे सन 1951-52 में। और तभी जो पार्टी जीती थी उसका नाम था INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पहली जो लोकसभा का सत्र था वो लगा था 13 मई 1952 में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर प्रेसिडेंट को हटा देते हैं थ्रू इम्पीचमेंट, तो उनके प्रेसिडेंट की जो सीट है उसको कौन टेक ओवर करेगा? तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तब करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराने ज़रूरी है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति के कार्यकाल में मृत्यु होती है या फिर वो अपना टेन्योर छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है वो राष्ट्रपति वापस से अपॉइंट करना ज़रूरी है। फिर है एडहॉक का अर्थ क्या होता है? तो एडहॉक का अर्थ होता है बेसिकली किसी पर्पज़ के लिए किसी एक नए या फिर एडिशनल नियुक्ति को वहाँ पर बिठाना टेम्पररी टाइम के लिए। आपने कई बार टर्म सुना होगा एडहॉक जज। तो कई बार क्या होता है कि कोई केस आता है उस पर आपने कोई बेंच बिठाई है, 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, ऑलरेडी वो फुलफ़िल है, आपको किसी और से सलाह लेनी है तो आपने एक नए जो वैकेंसी है उसको वैकेंट कर दिया कि कोई बाहर से आपने जज को बुलाएंगे और आप उनसे सलाह लेंगे। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो टेम्पररी बेसिस पर होगी, ये इस पूरे पैनल पर मेंबर नहीं होंगे, ये इसके एडहॉक जज कहलाए जाएंगे, मतलब कि अतिरिक्त इनको हमने बुलाया है। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त प्रबंधन इनका किया गया है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो ये हो जाएंगे जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर जो
ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, तो देखिए हमें पता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से जो है इस्तीफ़ा दे देता है या फिर वो नहीं होते, तो उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। तो ये बात थी तब की जब जो जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, तो जाकिर हुसैन की अचानक मौत हो गई, तो उसके बाद वीवी गिरी जो थे वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। तो मेनली तो इन्हें ही कार्यभार संभालना था, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि इनको जो है चुनाव लड़ना था, किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस बचे वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, तो इन्हें कार्यभार संभालना पड़ा भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एच.सी. कानिया की बात करें तो ये पहले CGI हैं इंडिया के, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है, तो ये है जो अनुसूची आपकी 8, ऑप्शन नंबर ए, ये डिस्कस करती है हमारे संविधान में जो 22 भाषा हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 8th में आपकी 8 शेड्यूल में आपकी 22 भाषा की बात की गई है। शुरुआत में 14th लैंग्वेज दी गई थी, लेकिन बाद में जो है इसमें बाकी की लैंग्वेज को जोड़ा गया था। 9th की बात करें तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो भूमि से संबंधित कुछ प्रावधान है उसके बारे में इसका 11th है, सॉरी हाँ, इसमें पंचायती राज से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। 9th में आपका भूमि सुधार संबंधित कुछ प्रावधान है। 10th की बात करें तो दल बदल कानून, जिसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। और शेड्यूल 7th में जो है वो 3 लिस्ट जो है आपकी कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उसके बारे में बात की गई, यानी कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, उसके बारे में बात की गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये हुआ था बेसिकली संशोधन 61वां। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 101, इसमें जो GST थी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बारे में ये बात की गई थी। 57th में जो शेड्यूल एरिया था आपका, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला, उसकी सीट के रिजर्वेशन से संबंधित इसके प्रावधान थे। और 69th में 2 नए आर्टिकल 239AA और 239AB, और साथ ही में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस इसका दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले चुनाव आयुक्त भारत के ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें भारत में पहली बार ये हुई थी सन 1962 में। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितनी बार हमारे देश में अभी तक जो है इमरजेंसी लगी है, तो टोटल हमारे पास अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई हैं, और वो कब कब लगाई गई थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो इमरजेंसी है वो कितने प्रकार की होती है। तो इमरजेंसी हमारे संविधान में 3 प्रकार की दी गई हैं, जो कि आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बाद है आपका प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और एक है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब देखिए जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो एक भी बार अभी तक हमारे संविधान में नहीं लगी है, हमारे भारत में नहीं लगी है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 बार लग चुका है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार हमने देखने के लिए मिला है। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1962, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिए हैं, तो इमरजेंसी के प्रोविज़न ये लिए गए हैं बेसिकली जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में जो इमरजेंसी थी ये कब कब लगी थी। तो सबसे पहले लगी थी 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके बाद बात करें 1971 में दूसरी बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और तीसरी बार हुई थी इंदिरा गांधी जी के समय में 1975 में, और उन्होंने उस टाइम बोला था कि ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण इस आपातकाल को लगाया जा रहा है। ये हालांकि हमारी डेमोक्रेसी पे काफ़ी बड़ा धब्बा भी था, ये कह सकते हो आप, जो थर्ड आपकी इमरजेंसी लगी थी। और 1991 ये LPG रिफॉर्म सभी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहली बार इमरजेंसी ये लगी थी 1962, ऑप्शन नंबर ए। फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इनकी न्यूनतम संख्या ये होनी चाहिए कितनी,
50। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराना है तो उस कंडीशन में लोकसभा की सदस्य जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली जो अविश्वास प्रस्ताव था ये अभी न्यूज़ में था, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखने कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के पास इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, तो ये होता है सामान्यतः लोकसभा से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा, मतलब जनरली जो ये लोकसभा से होते हैं, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये संविधान संशोधन था आपका 91, ऑप्शन नंबर ए। और इसी में कहा गया था 2003 में ये हुआ था, और इसमें यह बात की गई थी कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या ये लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अदर ऑप्शन में जो 73rd था, इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था, पार्ट नंबर 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 42 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 69 में 2 नए आर्टिकल 239 AA और 239 AB, और साथ ही में दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारी एक PDF है पॉलिटी की, वो लॉन्च होने वाली है हमारी वेबसाइट पर, जाकर आप उसको विजिट कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से बनते हैं सभी वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो PDF जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ जाकर उसको चेकआउट कीजिए और जल्दी से जाकर उसको परचेज़ कर लीजिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, वहाँ पर वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था, तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। ताशकंद जो अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, पहले ये बेसिकली सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था, तो ये आधारित था किसके प्रतिपादन पर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गोपाल स्वामी अयंगर समिति थी, तो 1949 की ये बात है। तो वहाँ पर केंद्रीय सचिवालय के पुनर्गठन की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया गया कि एक विभाग की पहचान एक सचिव के प्रभार के साथ ही जानी चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट है कि 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये थे वी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर ए। अभी फ़िलहाल में जो हमारे कैग हैं वो कौन है, तो अभी फ़िलहाल में जो हमारे कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 144 में इनके बारे में बात की गई है। इंग्लिश में इनको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इनकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के लिए होती है, जो भी पहले हो, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की अधिकतम सीटें ये कितनी होती हैं, तो देखिए पहले लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 थी, जिसमें 550 प्लस 2 इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर होते थे आपके एंग्लो इंडियंस। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया, तो सीटें बच जाएंगी 550। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का निर्देश देता है, आर्टिकल नंबर 14 जो हमारी DPSPs में बात करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन में 44 ये UCC है, ये आपका फंडामेंटल राइट है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और 14 ये भी फंडामेंटल राइट है जिसमें बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? तो ये स्पष्ट रूप से बात करें तो सिर्फ एक आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर ए। ये दो जो है हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दे रखे हैं। सती प्रथा का अंत आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ सकते हैं। विलियम बेंटिक के टाइम पे ये हुआ था और जिसमें कंट्रीब्यूशन किया था किसी भारतीय ने, तो वो थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। ये ध्यान रखना है। और प्रेस की स्वतंत्रता ये स्पष्ट रूप से नहीं है, जबकि आर्टिकल 19 के ए में इसकी बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन से हैं। तो आपको चारों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि उपक्रम के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये बात की गई है 43 के ए में। अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है 46 में। इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है 48 ए में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। तो ये सभी जो है फंडामेंटल आपके ड्यूटीज़ हैं, सॉरी DPSPs हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया? तो सबसे पहले जो शामिल की गई थी वो थी सिंधी, ऑप्शन नंबर ए। संविधान संशोधन था 21वां, ठीक है। और इसी में 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। और उसके बाद फिर 1992 की बात है, 71 के तहत जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। और उसके बाद 2003 में 92 अमेंडमेंट हुआ था, तब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और इसी के साथ टोटल 22 भाषा हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में लिखी गई थी। फिर है गोपनीयता की निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक भी बार संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो ये थे चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं के नाम पर हम मनाते हैं किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार के विचार का उल्लेख करता है? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो ये है पार्ट नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। पहले में बात की गई है राज्य और उसके संघ, भाग 2 में सिटीजनशिप, और भाग 5 में बात की गई है आपकी बेसिकली संघ के बारे में। तो आपसे पूछा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्य की न्यूनतम आवश्यक संख्या, तो जहाँ पे कोरम आए तो ध्यान रखना 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आप टेस्ट के क्वेश्चन आप मुझे आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर जो भी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आपके लिए कि भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद पेड PDF मैंने आपको बता दी है, साथ ही में हमारा एप्लीकेशन ऐप है वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।